चलिए, हेलो वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास, एक प्रॉब्लम नंबर 12 होमवर्क था। कितने लोगों ने सॉल्व किया है? रेज योर हैंड। किया है? जमा है? टाली हुआ है क्या? नहीं। हाँ, टाली किया नहीं। ठीक है, देखो क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी वेयर इंडेमनिटी पीरियड इज 13 ईयर्स। ठीक है, इंडेमनिटी पीरियड इज 13 मंथ। सम इंश्योर्ड इज 2 लाख। इंश्योरेंस पॉलिसी 2 लाख रुपए की है। इंडेमनिटी पीरियड का मतलब समझा ना क्या होता है? इंडेमनिटी पीरियड मतलब इंश्योरेंस 13 महीने का है। 13 महीने लॉस कवर किया है उसने। टर्न ओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को ख़त्म होने वाला टर्न ओवर 12 लाख है। ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2 लाख है। तो आपको क्या लगता है ग्रॉस प्रॉफिट, वो जो हम निकालते थे रेशो निकालते वक्त, जीपी रेशो निकालते वक्त हम नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस करते थे, वो करने की जरूरत नहीं, वो दिया हुआ है। गिविंग अ प्रॉफिट रेट ऑफ 20%। प्रॉफिट रेट कितना परसेंट का दे रहा है? बोल रहा है वो 20%। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई, वो क्या करते थे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए? 2 लाख डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर का टर्न ओवर। प्रीसीडिंग ईयर का टर्न ओवर निकाल के हम 20% निकालते थे। अगला क्या, प्रीसीडिंग ईयर का अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको नहीं लगता इससे आप प्रीसीडिंग ईयर का टर्न ओवर निकाल सकते हो? अगर ज़रूरत पड़ी तो, अगर ज़रूरत पड़ी तो कैन वी कैलकुलेट प्रीसीडिंग ईयर का टर्न ओवर? पता नहीं मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं पड़ने वाली है। फायर ऑकर्स ऑन 31 मार्च 2002 एंड अफेक्ट द बिजनेस फॉर 6 मंथ। तो 31 मार्च 2002 से 6 मंथ्स तक का देख लेंगे अगर आप, तो कितना होने वाला है वो? 30/9/2022 तक। अच्छा, टर्नओवर दिया हुआ है 3 लाख का और 5 लाख का। 5 लाख का टर्नओवर प्रीवियस ईयर का है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड टर्नओवर। एंड सेल्स अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,60,000। सेल्स कितना है? 1,60,000 जनरेटेड इन अ पीरियड ऑफ 1/4/2002 टू 30th/9/2002 बाई इनकरिंग एन एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज़ 30,000। तो 1/4/2002 से लेके यहाँ तक के एक एडिशनल 30,000 का एक्सपेंस किया है, जिसकी वजह से सेल आपका 1,60,000 का हुआ है। तो आपको नहीं लगता ये जो 3 लाख का सेल है इसमें से 1,60,000 का अवॉइडेड है और 1,40,000 का नॉर्मल सेल है? वो नॉर्मल सेल का ही काम नहीं आता, बट 1,60,000 का अवॉइडेड काम आता है ना, टू कैलकुलेट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। ठीक है। सेल्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नहीं, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इज 10,000। सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है 10,000। बट द स्टिल द क्वेश्चन रिमेन कि हमारा एनुअल टर्नओवर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। आपको दिख रहा है क्या कहीं एनुअल टर्नओवर दिया हुआ है करके? गाइस, आर यू एबल टू वॉच एनुअल टर्नओवर? नो। अच्छा हाँ, यहाँ दिया हुआ है, मैंने ये पॉइंट पढ़ा ही नहीं। टर्नओवर ऑफ 12 मंथ ऑन 31 मार्च 2002 वॉज रुपीज़ 11,70,000। ये दिया हुआ है, ये पॉइंट मेरे से छूट गया। एनुअल टर्नओवर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टर्नओवर दिया हुआ है, प्रीसीडिंग ईयर के टर्नओवर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है। तो प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 दिसंबर वॉज 12 लाख। वो दिया हुआ है। नहीं, वो एडजस्टेड होगा ऐसा मुझे ऐसा लगता है। नहीं, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रीवियस ईयर का जीपी जो आया वो 2 लाख आया, आपका टर्नओवर 12 लाख आया। तो आपको नहीं लगता क्या 2 लाख प्लस डिवाइडेड बाय 12 लाख करोगे प्रीवियस ईयर के एंड का टर्नओवर, तो रेट कितना आता है? 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख, 16.67% आता है। बट उसने ग्रॉस प्रॉफिट कितना लेने को बोला है? 20%। तो जीपी एडजस्टेड ही है, ऐसा मेरे को लगता है। नहीं सर, और ट्रेंड दिया हुआ नहीं है ना, समझ में आया क्या? इतना सीधा क्वेश्चन है वो। हाँ, ये मैंने बाद में ऐड किया क्योंकि ये मेरे पुराने वाले नोट्स में नहीं था ये। चलो एक बार देख लेते हैं। आपने आपने सॉल्व किया है क्या? इसको सॉल्व किया है सीधे सीधे तरीके से ही? क्या आया आंसर में? लॉस ऑफ प्रॉफिट
स्टॉक निकालना है, लॉस। लेट मी चेक द मॉड्यूल फॉर यू। मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है ये, कौन सही कौन गलत। बेटा एग्जाम में ऐसा सीधा 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 क्वेश्चन बोल के गलती मत करके आ जाना कि सर इतना सीधा तो पूछ ही नहीं सकती इंस्टीट्यूट। क्या भरत, क्या आया बेटा? लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट। मॉड्यूल पे तो 56 दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है, 46 7 68 क्लेम है। आया क्या ये किसका? वो मेरे एक जन ने बोला है, किसी ने, ऋषिकेश शायद आपने बोला था। और लॉस ऑफ प्रॉफिट कहीं दिया हुआ होगा ऊपर में। इसका लॉस ऑफ प्रॉफिट लिखने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। लॉस ऑफ प्रॉफिट 54718 कुछ आया है। चला जा, मैं सॉल्व करूँ इसको फटाफट। प्रॉब्लम नंबर 12, प्रॉब्लम नंबर 12 क्या दिया हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट दिस। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा? रिडक्शन इन टर्नओवर। मेरे को था रिडक्शन इन टर्नओवर कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम स्टैंडर्ड टर्नओवर, ट्रेंड दिया हुआ नहीं है तो मैं मान लेता हूँ वही है, स्टैंडर्ड टर्नओवर एडजस्टेड ही है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड टर्नओवर लेस एक्चुअल टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना है? 5 लाख। एडजस्टेड एक्चुअल टर्नओवर 3 लाख है, तो 5 लाख माइनस 3 लाख, आंसर कितना आ जाएगा? 2 लाख। दैट्स रिडक्शन इन टर्नओवर। स्टेप नंबर 2, ऋषिकेश ध्यान दे, सही है तू पर, हाँ ध्यान देते रहे। ऐसी किया है? हाँ बोल ऋषिकेश, क्या बोल रहा था? अच्छा ठीक है ना। एडजस्टेड टर्नओवर, एडजस्टेड टर्नओवर कितना? इसलिए भी निकाल लेना बेटा, इसलिए भी कैलकुलेट करके निकाल लेना कि अगर मान लो जो रिडक्शन इन टर्नओवर दिया हुआ है, अगर वो ट्रेंड एडजस्टेड नहीं है, मिल जाता आपको, ट्रेंड का परसेंटेज मिल गया रहता, तो ठीक है। एडजस्टेड टर्नओवर दिस वाज नहीं, एडजस्टेड जीपी ये दिया हुआ था, एडजस्टेड जीपी वाज गिवन, कितना है? स्टेप नंबर 3, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग ये तो निकालना ही पड़ेगा, ये दिया हुआ नहीं है। वरद आप हो हमारे साथ? ठीक है। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैसे निकालोगे? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग सबसे पहला है एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा बच्चा? बोल एक्चुअल कॉस्ट 30,000 है ना। उसके बाद में प्रोपोर्शनेट कॉस्ट, उसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल कॉस्ट इनटू एनुअल टर्नओवर, हाँ इनटू एडजस्टेड जीपी डिवाइडेड बाय एनुअल टर्नओवर इनटू एडजस्टेड जीपी। तो मेरे को एक चीज़ बता, एनुअल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? नहीं, एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है 30,000। एनुअल टर्नओवर हमने निकाला है ना, एनुअल टर्नओवर समवेयर अराउंड ये दिया हुआ है 11,17,000, 11,17,000। एडजस्टेड जीपी, एडजस्टेड जीपी है 20% डिवाइडेड बाय अगेन 11,70,000 इंटू 10% प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। कैसे निकालोगे आप अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस? तो 50,000 के स्टैंडिंग चार्जेस है, ऐसा उसने बोला हुआ है। 50,000 के क्या है?
स्टैंडिंग चार्जेस कहीं दिख रहा है क्या? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2 लाख। हाँ यहाँ लिखा हुआ है आर नॉट इंश्योर्ड, है ना, यानी नेट प्रॉफिट इसमें 2 लाख का था जिसमें इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इंक्लूडेड थे, और 2.5 लाख का जो नेट प्रॉफिट है ये इंक्लूडिंग ऑल स्टैंडिंग चार्जेस है। आप चाहो तो ये डिफरेंस भी निकाल सकते थे, 2.5 और 2, तो 50,000 का इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है। कर तो बेटा 30,000 इंटू 11,70,000 का 20% कितना होता है? 2,34,000 डिवाइडेड बाई 2,34,000 का प्लस 50,000, ये कितना होगा? 2,84,000। बोलो आंसर क्या आता है इसको सब कॉम कितना? 24,700 एंड चलो अगला क्या हो जाएगा? एक बार 24,718 आ गया आपको, उसके बाद नेक्स्ट व्हाट विल बी द नेक्स्ट? रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड इनटू जीपी रेट, यानी एडजस्टेड जीपी रेट, एक ही बात है। रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड आपको लिखा हुआ है ना, कितना रिडक्शन टर्नओवर अवॉइडेड है? 1,60,000 का अवॉइडेड है ना, 1,60,000 इंटू एडजस्टेड जीपी रेट 20% कर तो कितना होता है? तो लोअर ऑफ अबव विल बी अलाउड, लोअर ऑफ अबव इज अलाउड। कितना है लोअर ऑफ अलाउड अबव? ये है ना 24,718 है। अगला क्या हो जाएगा आपका? कैलकुलेशन ऑफ स्टेप नंबर 4, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला है इन रिस्पेक्ट टू रिडक्शन इन टर्नओवर। पहला इन रिस्पेक्ट टू, फर्स्ट इज इन रिस्पेक्ट टू रिडक्शन इन टर्नओवर। रिडक्शन इन टर्नओवर कैसे निकालोगे आप? रिडक्शन इन टर्नओवर इनटू एडजस्टेड जीपी ना, और रिडक्शन इन टर्नओवर स्टेप नंबर 1 में निकलता है। कितना निकला है? 2 लाख। जीपी है 20%, तो 2 लाख इंटू 20%, आंसर कितना आ रहा है? 40,000। अच्छा ये हो गया, उसमें क्या कर दोगे? बी पॉइंट लेस, लेस नहीं ऐड होगा, ऐड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। कितना हो जाएगा बेटा इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग ऐड? हाँ 24,718 बराबर है यहाँ तक, 24,718। मेरा ना एकदम से सर दुखा अभी। करो लेस, क्या होगा उसके बाद में? लेस सेविंग्स इन ना ना ना, अनइंश्योर्ड नहीं, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो है वो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस से ज़्यादा हो सकता है क्या? नहीं, चांसेस कम है। 10,000। आप जब ऊपर में कहीं इंश्योर्ड लेते हो ना तो टोटल लेते हो, वो इंश्योर्ड से ज़्यादा नहीं हो सकता सेविंग जो रहता है। कितना आ जाएगा ये माइनस कर दोगे तो लॉस ऑफ प्रॉफिट? 84, 54 आ गया आंसर। स्टेप नंबर 5 क्या है? स्टेप नंबर 5 में क्लेम निकालना है, तो सबसे पहले अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? इंश्योरेबल सम निकाल। इंश्योरेबल सम कैसे निकालेंगे? एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेट। एनुअल टर्नओवर कितना है बेटा? एनुअल टर्नओवर 11 लाख इंटू 20%, कितना होगा इंश्योरेबल सम?
2,34,000 और हमने इंश्योरेंस कितने का निकाला है? अंडर इंश्योरेंस है ना? क्यों मैं इसको अंडर इंश्योरेंस कह रहा हूँ? क्योंकि 2 लाख का निकाला है, तो यहाँ लिख दूँ पॉलिसी, पॉलिसी वैल्यू 2 लाख है। दिस इज अंडर इंश्योरेंस, अंडर इंश्योरेंस है, तो अभी हम क्या करेंगे सी पॉइंट में क्लेम, क्लेम निकालने के लिए एवरेज क्लॉज अप्लीकेबल हो जाएगा, दैट इज पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में लिख देना एवरेज क्लॉज, या एवरेज क्लॉज इज इक्वल टू जो भी लिखना चाहो आप, क्लेम इज इक्वल टू या एवरेज क्लॉज इज इक्वल टू वन एंड द सेम थिंग। पॉलिसी वैल्यू बोल, फटाफट बोल, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल सम इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट, कितना हो जाएगा ये पॉलिसी वैल्यू? हाँ, इंटू 54,718 कर तो कितना होता है? 46,767, दैट्स इट। जमता है? छाप लो इसको। कितने लोग कर पाए? मेरे ख्याल से एक ही जन है जो सही कर पाया है। देख लो इसको फटाफट। आई विल बी बैक। चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया होगा लिख के। स्टेप नंबर 3 देख लीजिए, फटाफट देखिए स्टेप नंबर 3। डन विथ स्टेप नंबर 3।
स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, अभी क्लास एक क्वेश्चन और होमवर्क दिया था मैंने, आप लोगों ने किया है नहीं किया मुझे नहीं पता। प्रॉब्लम नंबर 11 होमवर्क था, कितने लोगों ने सॉल्व किया? रेज योर हैंड। प्रॉब्लम नंबर 11 कितने लोगों ने सॉल्व किया है? पहले ही छोड़ दिए क्या? रे इजी था क्वेश्चन, जब मैं पढ़ूंगा ना आपको लगेगा ये क्वेश्चन हमने नहीं किया, ये क्वेश्चन हमने नहीं किया, ऐसा आपका रिएक्शन रहेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ बिल्डवेल लिमिटेड दोज बिजनेस प्रीमाइसेस वाज पार्टली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। देखो सम इंश्योर्ड दिया हुआ है, ठीक है, पॉलिसी वाली हो गई ना ये। पीरियड ऑफ इंडेमनिटी दिया हुआ है 12 महीने, डेट ऑफ डैमेज दिया हुआ है, एंड डेट ऑन विद द डिस्ट्रप्शन इज सीज। डिस्ट्रप्शन इज सीज मतलब डिस्ट्रप्शन खत्म हो गया। तो पीरियड कितना है आपका? जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के, जिस पीरियड का आप लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी कैलकुलेट करना है। आपने देख लो ये लास्ट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है क्या जहाँ पे डिस्ट्रप्शन पीरियड इंडेमनिटी पीरियड से ज़्यादा है? नहीं है, ऐसा एक भी नहीं दिया हुआ है हमको, कोर्स में नहीं है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने? 10 महीने, तो 12 से कम ही है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉलिसी वॉज ग्रॉस प्रॉफिट बट ओनली नेट प्रॉफिट एंड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आर इंक्लूडेड। तो वैसे भी नहीं भी बोलता तो भी हम यही करते ना, जीपीवीपी निकालने के लिए नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। द बुक ऑफ अकाउंट रिवील्स द ग्रॉस प्रॉफिट, कितना दिया हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कितना रिवील हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट? ये नहीं होना चाहिए था, इसके नंबर होने चाहिए थे, ये 1 2 3। क्या दिया हुआ है? द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर वॉज 3,60,000, 3,60,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है। ओके, अब यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, पता नहीं काय को, क्या लॉस ऑफ स्टॉक पूछा है? कि लॉस ऑफ स्टॉक पूछा होगा तो उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा तो समझ में आता है। चल देखते हैं। द एक्चुअल टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2001 दैट इज व्हाट आई एम सीइंग इज कि 2001 बोले तो एक्चुअल यानी कौन सा ईयर हो गया? ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है, ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? क्योंकि आपका साल कब चालू हो रहा है? 1 जनवरी, और ये टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2001 लिखा हुआ है, सिर्फ 1 लिखा हुआ है, तो ये मान सकते हैं ना ये दिसंबर एंड तक के होगा करके। जनवरी से दिसंबर एंड का दिया हुआ है, जनवरी इज द फाइनेंशियल ईयर। ज़रूरी नहीं ना फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक के ही चले। द टर्नओवर ऑफ द पीरियड इन जनवरी 1 to October in the year preceding the loss is 10 lakh। तो डोंट यू थिंक दिस इज प्रिसीडिंग द लॉस? ये वाला जो टर्नओवर है ये स्टैंडर्ड टर्नओवर है, ये वाला टर्नओवर कौन सा टर्नओवर हो जाएगा? स्टैंडर्ड टर्नओवर। क्लियर है क्या? अच्छा, मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा आपसे, ये जो 12 लाख का प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है, डोंट यू थिंक ये प्रीवियस ईयर का टर्नओवर विल बी एज वेल एज एनुअल टर्नओवर? क्योंकि 1 जनवरी से पहले के 12 महीने और वही तारीख को फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ है, तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे शायद आपको एनुअल टर्नओवर कहीं मिलेगा नहीं, आप अपने बाल नोचने लगोगे कि सर एनुअल टर्नओवर तो दिया हुआ नहीं है। बट अगेन जस्ट हेल्प मी आउट, प्रीसीडिंग टर्नओवर में, प्रीसीडिंग ईयर के टर्नओवर में ट्रेंड एडजस्ट नहीं होता, एनुअल टर्नओवर में ट्रेंड एडजस्ट होता है, स्टैंडर्ड टर्नओवर में ट्रेंड एडजस्ट होता है। अगर कोई ट्रेंड होगा तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। During dislocation of the position, it was learned that the November-December 1, there has been an upward trend in the business done compared with the figure of the previous year, and it is stated that had the loss not occurred, the trading result of 2002 would have been better than those of the previous year। तो आप इसने क्या बोला है कि पिछले साल कुछ तो भी एक ट्रेंड देखा गया है नवंबर और दिसंबर में, तो नवंबर दिसंबर में ट्रेंड देखा गया है बोल रहा है वो। यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में जो मेरे को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन के अंदर में आपको ट्रेंड एडजस्ट करते आना चाहिए। अगर एक बार आपने ट्रेंड प्रॉपरली एडजस्ट कर लिया तो आपने जंग जीत ली।
एक बार आपने ट्रेंड इस क्वेश्चन में प्रॉपरली एडजस्ट कर लिया तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू सॉल्व दैट। और साथ ही साथ में उसने क्या बोला हुआ है कि अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो 2002 का टर्नओवर थोड़ा बेटर होता। एक लॉस हुआ है, एक तो नवंबर दिसंबर के अंदर में एक ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड है। तो उसने आपको हिंट दे दिया कि अगले साल के लिए आपको ट्रेंड एडजस्ट करना है। अगले साल के लिए आपको क्या एडजस्ट करना है? ट्रेंड। दूसरा साथ साथ में उसने क्या बोल दिया है कि भाई साहब जो ये है क्या नाम है, प्रीवियस ईयर का जो भी सेल है वो लॉस की वजह से थोड़ा कम आया है। लॉस की देखना यहाँ दो चीज़ बोली हुई है। ड्यूरिंग डिसलोकेशन ऑफ द पोजीशन इट वाज लर्न दैट नवंबर December 2001 there has been an upward trend in the business done compared with the figure of the previous year। तो एक अपवर्ड टर्नओवर देखने को मिला गया है प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हुए। ट्रेंड कैसा पता चलेगा? प्रीवियस ईयर का ट्रेंड प्रीवियस ईयर के कंपेयर कर, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर को कंपेयर करके पता चलेगा, वो लिखा हुआ है। एंड यहाँ क्या लिखा हुआ है? एंड इट वॉज स्टेटेड दैट द लॉस नॉट ऑकर्ड, द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ 2002 वुड हैव बीन बेटर दैन दोज ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर लॉस नहीं होता तो 2002 का सेल बेटर होता है। इसका मतलब यहाँ पे उसने हिंट दिया है कि यू हैव टू एडजस्ट ट्रेंड। कितना ट्रेंड है वो दिया हुआ नहीं, वो शायद नीचे से पता चलेगा। यहाँ तक समझा है तो थम्स अप दे। समझा है? अगला क्या दिया हुआ है उसके बाद में? द इंश्योरेंस कंपनी ऑफिशियल अपॉइंटेड टू द एसेसीज द लॉस एक्सेप्टेड दिस व्यू of adjustment were made on pre-damaged figure to bring them up to estimated amount which amount of have which would have result in 2002। तो देख बेटा, उसने टर्नओवर कितना बोला था? टर्नओवर प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है 12 लाख, जो अपन एनुअल टर्नओवर लेके चल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता प्री डैमेज्ड फिगर ये 12 लाख बोले तो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर हो गया, जिसमें ब्रेकअप दिया हुआ है जनवरी, फरवरी टू अक्टूबर, नवंबर टू दिसंबर। अगर हम ट्रेंड एडजस्ट करें बोलता है उसमें, उसमें क्या एडजस्ट करें बोलता है वो? ट्रेंड। 10,000 जनवरी के जोड़ लो, 50,000 रुपये फेब्रुवरी टू अक्टूबर जोड़ लो, तो आपका 1 लाख और 9,60,000 होता है। एक चीज़ समझना, मैं यहाँ लाइन खींच रहा हूँ जानबूझ के लाल कलर से। आपको नहीं लगता अक्टूबर तक के जितना भी सेल हुआ है ये स्टैंडर्ड टर्नओवर है? क्योंकि डेट, हाँ, और दिसंबर तक के जो भी टर्नओवर हुआ है ये आपका एनुअल टर्नओवर। और प्रीवियस ईयर का टर्नओवर आप 12,17,000 लोगे कि 12 लाख लोगे? तो इफ़ आई वांट आई वुड लाइक टू राइट द आंसर्स, मैं ये लिख सकता हूँ क्या? ये जो है ये जो है ये मेरा स्टैंडर्ड टर्नओवर है। ये जो तीनों मिला के जो है ये मेरा कौन सा टर्नओवर हो जाएगा? एनुअल। और ये मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर हो जाएगा विदाउट ट्रेंड। प्रीवियस ईयर के टर्नओवर क्या रहते हैं? जो विदाउट ट्रेंड रहते हैं वो। समझा क्या? हमने ऊपर वाले फिगर्स लेना है कि ये नीचे वाले लेना है? अच्छा, टू कैलकुलेट जीपी रेट हमको कौन सा लेना है? 3,60,000। क्या लेना है हमको? 3,60,000। बट बात समझ, रेट ऑफ जीपी इज 30%, एक्चुअली इज दिस 32 का एडजस्टेड निकला है, तो 2% का ट्रेंड एडजस्ट करना है। यहाँ से हिंट ले लेना कितने का ट्रेंड एडजस्ट करना है बेटा हमको? 2% का। बोल यस और नो। बॉडी में गया है तो थम्स अप दो, बॉडी में गया है तो थम्स अप दो। चलो अगला क्या है? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग अमाउंटेड टू ₹1,80,000 है। ठीक है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग दिया हुआ है 1,80,000। अगला क्या है उसके बाद में? एडजस्टेड there was a clause in the policy retaining to saving in insured standing charges and during the indemnity period, and this amounted to ₹28,000. Saving in standing charges at 28,000. Standing charges not covered by insurance company amounted to ₹20,000. Don't you think not covered मतलब this is uninsured standing charges? नॉट कवर्ड का मतलब क्या हो गया? दिस इज अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। हाँ या ना में जवाब दो। तो क्वेश्चन में आपको अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिए हुए, इसको हम बोलेंगे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। एंड द एनुअल टर्नओवर फॉर जनवरी वाज निल एंड फॉर द पीरियड ऑफ फरवरी टू अक्टूबर इज 8 लाख। फरवरी टू अक्टूबर एनुअल टर्नओवर दिया हुआ है 8 लाख। तो दिस इज एक्चुअल टर्नओवर ना। ये क्या हो गया आपका? 8 लाख रुपए का एक्चुअल टर्नओवर हो गया। समझा नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं?
द एनुअल टर्नओवर फॉर जनवरी was nil and for the period of February to October was 2 lakh. वो एनुअल वर्ड वापरा है, मेरे हिसाब से तो द टर्नओवर होना चाहिए था वहाँ पे। जनवरी का टर्नओवर नहीं ले और फरवरी से अक्टूबर का टर्नओवर 8 लाख है। तो आपको नहीं लगता ये जो है कौन से साल का बोल रहा है? ये 2002 मतलब जो जिस पीरियड में हमारा डिसरप्शन रहा है, तो डिसरप्शन का पीरियड का टर्नओवर हम एक्चुअल टर्नओवर बोलते थे ना। एक्चुअल टर्नओवर काम आता है ना हमको निकालने के लिए, रिडक्शन इन टर्नओवर जानने के लिए। स्टैंडर्ड टर्नओवर आपका 9,60,000 प्लस 1 लाख है, आपका स्टैंडर्ड टर्नओवर 10,60,000 है, उसमें से 8 लाख माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा ना आपका 2,60,000 का रिडक्शन इन टर्नओवर। समझा क्या? अच्छा मेरे को बताओ, पूरे क्वेश्चन में कहीं इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस दिए हुए क्या, कितने हैं इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस दिए हुए क्या कहीं, कितने हैं? एक्चुअली अगर आप पूरे क्वेश्चन को ऊपर से नीचे तक छानोगे खंगालोगे ना, तो आपको इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस नहीं मिलेंगे। दिख रहे क्या कहीं भी? मुझे नहीं दिखे थे। अच्छा, एक चीज़ है इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस मिसिंग है। दूसरा, कहीं भी क्वेश्चन के अंदर में नेट प्रॉफिट आप देखिए, एक मिनट, कई लोग बोलेंगे सर ये देखो ये दिया हुआ है इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड इज 28,000। क्या ये इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस है कि ये सेविंग इन शॉर्ट स्टैंडिंग है? तो फ़र्क है, हाँ, इस सेविंग्स है, ये मत उठा लेना। अच्छा, दूसरा मेरे को एक चीज़ बताओ, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्या? नेट प्रॉफिट प्लस इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस करते हैं ना हम। तो जब हमको जीपी निकालना है, याद कर बच्चा, जीपी निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या वापरते थे? नेट प्रॉफिट प्लस इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस। ये यूज़ कर सकते हैं क्या अभी हम? कैन वी यूज़ दिस फार्मूला अ सिंपल? हाँ, तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट जो है, द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज 3,60,000, बट यहाँ क्या दिया हुआ है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉलिसी वाज दैट ग्रॉस प्रॉफिट बट नेट प्रॉफिट एंड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, बट ओनली नेट प्रॉफिट है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लेना है, आपने ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लेना है। कौन सा वाला लेना है? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। यानी ग्रॉस प्रॉफिट ही लेना है, बट यू डोंट हैव टू टेक अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ऐसा इसका मतलब निकलता है क्या? तो आपको एक चीज़ समझो, बचपन में एक फॉर्मूला, तो जीपी में से वो कर दोगे। देख 2 मिनट लो, हाँ, बहुत ही बढ़िया। ये स्टेटमेंट का मीनिंग अगर हम निकालो तो ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या निकल के आता है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट में से आप अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हटा दो तो आपको नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड मिल जाएगा। क्या क्या बोल रहा हूँ? सुन, आराम से समझ, आराम से समझ। हमारा अगर हम फॉर्मूला में डाले कि भाई होता कैसा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। क्या? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। यस और नो? ये बॉडी में गया क्या? अब हम जो क्वेश्चन में लेते हैं नेट प्रॉफिट प्लस क्या लेते हैं? क्वेश्चन में जो बेस रहता है वो क्या रहता है? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अगर किसी क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस नहीं दिया, देखो ये इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इज इक्वल टू के इधर ले जाओ, तो यहाँ बचेगा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। क्या? अगर हमको नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस नहीं पता, तो कैन वी ऑल्सो टेक ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस? क्या हम वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते? दोनों अलग अलग आंसर फेच करेंगे कि दोनों सेम ही आंसर फेच करेंगे? और यहाँ पे रादर देन यूजिंग दिस फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज दैट फार्मूला, जीपी माइनस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। हम नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड करने की जगह हम जीपी माइनस अनइंश्योर्ड यूज करेंगे। समझा क्या? वरद क्या कर रहा है बेटा? अब इसको सॉल्व कर दूं फटाफट फटाफट, इसको सॉल्व कर दूं। अब तो इजी हो गया। क्या लगता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है इजी है? नाम बड़े दर्शन सोटी। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन देख के आपको इंस्टीट्यूट डराती, बोले ले कर सॉल्व। अरे क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, मतलब दिया हुआ बहुत कुछ है, इसलिए क्वेश्चन में कुछ भी बचा नहीं है। आपको नहीं लगता वो सेल वेल, ये सेल फिगर का ब्रेकअप दिया हुआ है? हमने तो एक क्वेश्चन इतना वाहियात सॉल्व किए थे जिसमें सेल फिगर का ब्रेकअप निकाले थे, याद है कि नहीं है? ये तो उससे आसानी है। चलो, रेडी,
स्टेडी गो। स्टेप नंबर 1 क्या होगा बोल, स्टेप नंबर 1। हाँ, रिडक्शन इन टर्नओवर। रिडक्शन इन टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है? हाँ, स्टैंडर्ड टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर लेस एक्चुअल टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना है क्वेश्चन में हमने लॉक कर लिया। स्टैंडर्ड टर्नओवर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, तो डायरेक्ट ले लूँ क्या, 10,60,000। आई एम नॉट एडजस्टिंग इट, आई एम नॉट एडजस्टिंग एनी फिगर्स, सीधा सीधा बोल रहा हूँ 10 लाख, सीधा सीधा बोल रहा हूँ 10 लाख। चलेगा, किसी को कोई दिक्कत? लिख दूँ स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड टर्नओवर 1 लाख प्लस 9,60,000 कितना हो जाएगा? ये गिवन है, ब्रैकेट में लिख देना दिस इज गिवन। कितना हो जाएगा ये बोल? 10,60,000। अच्छा, इसमें से क्या कर दोगे, लेस एक्चुअल टर्नओवर। अच्छा, एक्चुअल टर्नओवर भी गिवन है, दिस वाज आवर आर्ट। आपको ये समझना आना चाहिए कि कहाँ दिया हुआ है, वो लास्ट लाइन में दिया हुआ है। इसको सर आपने एडजस्ट क्यों नहीं किए? बहुत बढ़िया और ब्रिलियंट क्वेश्चन पूछा है आपने, किसको एडजस्ट क्यों नहीं किया? आपको नहीं लगता प्री डैमेज आपका 9 लाख और 9,10,000 है? एडजस्टमेंट ऐड करने के बाद वाली फिगर आपने उठाई है ना? समझ गए। अगला क्या हो जाएगा इसके बाद में, एक्चुअल टर्नओवर कितना है आपका? एक्चुअल टर्नओवर 8 लाख दिया हुआ है, गिवन है। कर दूँ यहाँ से एक्चुअल टर्नओवर 8 लाख रुपए का माइनस, तो आपका रिडक्शन इन टर्नओवर कितना आ गया? देख, अगर तेरे को एक्चुअल टर्नओवर का ब्रेकअप के साथ में लिखना है, एक्चुअल टर्नओवर का ब्रेकअप के साथ लिखना है, तो जनवरी का नील था और बाकी 8 महीने का 8 लाख था। जैसा ऊपर में ब्रेकअप लिखा हुआ है ना, 1 लाख प्लस 9,60,000, यहाँ पे जनवरी का अगर निकालना है तो जनवरी का नील था और 8 लाख फरवरी से अक्टूबर है। समझा क्या ऋषिकेश? क्या किया मैंने, ये समझा क्या? 8 लाख क्यों लिखा मैंने, वो क्वेश्चन में दिया। ऐसा नहीं लिखे तो भी चलता है, डायरेक्ट 8 लाख माइनस कर दो। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका? स्टेप नंबर 2, एडजस्टेड जीपी रेट। तो एडजस्टेड जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? एडजस्टेड जीपी का फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय कौन सा? प्रीवियस ईयर का टर्नओवर। क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान देना। ए, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। यस और नो? तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, अगर हम इसको थोड़े बहुत चेंजेस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अनइंश्योर्ड, हाँ, स्टैंडिंग चार्जेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ये अपन ने वैल्यूअर को बस कम्युनिकेट कर दिया कि भाई हमको ये पता है, ठीक है। बी पॉइंट, एडजस्टेड जीपी का फॉर्मूला क्या है? एडजस्टेड जीपी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर। बराबर है यहाँ तक? अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ बता, ये फॉर्मूले की जगह, नेट प्रॉफिट की जगह, कैन आई यूज द टर्म ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस uninsured standing charges, can I use this? Can I use this? हाँ या ना? divided by previous financial year turnover, divided by previous financial year turnover। एक काम करना, हमने कहीं स्टेप्स लिखी है, आपको याद है कि हमने स्टेप्स लिख रखी है इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की? यहाँ पे एडजस्टेड जीपी लिखा हुआ है ना, एडजस्टेड जीपी नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो इसकी जगह पे हम ये भी यूज़ कर सकते हैं क्या? ऐसा करके दूसरे कलर से लिख दूँ, और इसकी जगह पे क्या लिख सकते थे आप? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस माइनस, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। चलेगा क्या? स्टेप में ही वहाँ जाकर लिख दोगे तो चल जाएगा ना?
इसका लॉजिक लिखना है तो लॉजिक लिख लेना। ग्रॉस प्रॉफिट यानी जीपी माइनस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। तो इससे डिराइव हो जाता वो। समझा के क्या बोला मैंने? लिख लिया है क्या ये नोट्स में, वहाँ पे स्टेप्स में जा जाके? आ जाओ वापस क्वेश्चन में। बेटा दूसरा फॉर्मूला है क्या? अभी समझा है ना? ये दूसरा फॉर्मूला है कि ऊपर वाले फॉर्मूले से डिराइव्ड है? अरे बाबा, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस की जगह तू जीपी माइनस अनइंश्योर्ड तो कर सकता है ना। दोनों से आंसर, ये दोनों से आंसर अलग अलग आने वाले। तो ये नया फॉर्मूला है कि पुराने फॉर्मूले का डेरिवेशन है? फिर कैसी बात कर रहा? क्या हो जाएगा ये? ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। बच्चा बोल तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था क्वेश्चन में। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 3 लाख। मैं अटक गया। अरे मैं कुछ सोच रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज 3,60,000। अब देखो बेटा, आपका दिमाग कैसा चलेगा कि सर ग्रॉस प्रॉफिट 3,60,000 दिया हुआ है, 3,60,000 में से इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस कर दो, है ना। इंस्टीट्यूट ने थोड़ा अलग तरीका वापरी है। मेरे हिसाब से जो तरीका होना चाहिए मैं पहले वो बता दूँ, फिर इंस्टीट्यूट के तरीके को समझ लेंगे। चलेगा क्या सभी को? पहले शैल आई गो विथ माई वे देन इंस्टीट्यूट वे। देख सही तरीका क्या होना चाहिए कि 3,60,000 माइनस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है बेटा? 3,60,000 माइनस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 3,60,000 माइनस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है? कहाँ दिया हुआ है? ये 20,000 है। कितना है ये? 20,000। 30 नहीं है, 20 है। 20 बोल रहे हो? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 12 लाख है। कर 12 लाख से मल्टीप्लाई, ये इंटू 100 कितना आता है बेटा बोल? 3,60,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख। 28.33%। 28.33%। बट ये जीपी है, इसमें ट्रेंड एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा सर, ट्रेंड कितना है आपको कैसे पता? ये देखिए यहाँ दिया हुआ है 30% का 32 हो रहा है, तो 2% का ट्रेंड है। उसने सीधे सीधे जीपी में 2% का ट्रेंड है ये देने की जगह 30 का 32 होता है ऐसा बोला है, तो समझ में आया ना? 2% का ट्रेंड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एडजस्टेड, तो एडजस्टेड जीपी कितना हो जाएगा? एडजस्टेड जीपी 28.33 प्लस 2%। कितना आंसर आएगा? 28.33 प्लस 2%। जवाब दो। 30.33%। दिस इज अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से तो एडजस्टेड जीपी 33.33% आना चाहिए। लॉजिकल है जो उसने चीज़ें एक्सप्लेनेशन बोली है उसके हिसाब से। कितना आ रहा है तेरा? कैसे? 3,60,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख।
आप लोगों ने 2% ऑफ 28.33 किया है क्या नालायक को? मैंने आपको बताया था ना, परसेंटेज में परसेंटेज जोड़ना है ना, वो ये परसेंट है ना, 28.33 है, ये परसेंट है, परसेंट में परसेंट जुड़ेगा ना, एब्सोल्यूट फिगर एब्सोल्यूट परसेंटेज जुड़ने वाला है ना। ऐसा क्यों कर रहे तू मेरे साथ? अबे ये एक्सीडेंट पॉइंट है ना यहाँ का। मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, तुम यहाँ 30 में से 32 2% ले रहे हो, वहां से एब्सोल्यूट फिगर ले रहे हो, और यहाँ पे तुम परसेंट कैसा करते रहे तू? 30.33% आया, कितना आता है? 33.33%। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एक बार उसको जांच ले। इंस्टीट्यूट ने थोड़ा अलग तरीका वापरा है, बट परसेंट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है इंस्टीट्यूट की और हमारे, बट फर्क है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट का तरीका भी जांच लो, जो थोड़ा सा इलॉजिकल है, क्योंकि एक जगह वो लोग ऐसा करते, एक जगह वो लोग अलग करते। तो एक बार इंस्टीट्यूट का तरीका समझ ले। मेरे हिसाब से तो आप मेरे तरीके से भी जाओगे तो आपको नंबर मिलेंगे, डोंट वरी। देखो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, व्हाट इंस्टीट्यूट हैव जिन, कौन सा प्रॉब्लम है ये, कौन सा हमारे बुक का कौन सा प्रॉब्लम है बेटा? देखो व्हाट इंस्टीट्यूट हैव डन दैट, यहाँ देख क्या किया इंस्टीट्यूट ने। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालते वक्त, जीपी रेशो निकालते वक्त इंस्टीट्यूट किस तरीके से जा रही है? इंस्टीट्यूट हैड यूज द फॉर्मूला सेम, जो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इंश्योर्ड माइनस अनइंश्योर्ड, तो जीपी माइनस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, ये सेम वैसा ही बोला है उन्होंने, है ना? याद आया क्या? ये हमने भी किया हुआ है। तो अब ये इंस्टीट्यूट ने ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ये इतना निकाला है। आप अगर देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने ग्रॉस प्रॉफिट 3,60,000 नहीं लिया है। इंस्टीट्यूट ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट लिया हुआ है? 4,06,400। अब ये 4,06,400 कहाँ से आया, ये भी मैं बताता हूँ, ये भी मैं बताता हूँ। हमारा टर्नओवर कितना था? अगर आप देखोगे तो आपका प्रीवियस ईयर, आपको बेस प्रीवियस ईयर को बनाना चाहिए। मैंने आपको चीख चीख के बताया था प्रीवियस ईयर में ट्रेंड एडजस्ट होगा या नहीं होगा? प्रीवियस ईयर में ट्रेंड एडजस्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। प्रीवियस ईयर में ट्रेंड एडजस्ट नहीं होगा, प्रीवियस ईयर में ट्रेंड एडजस्ट नहीं होगा। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इंस्टीट्यूट ने क्या किया, प्रीवियस ईयर में ट्रेंड एडजस्ट किए। प्रीवियस ईयर में क्या एडजस्ट किए? ट्रेंड। तो प्रीवियस ईयर का 12 लाख को बेस बनाने की जगह इंस्टीट्यूट ने 12,70,000 को बेस बनाया। किसको बेस बना दिया? 12,70,000। ये बॉडी में गया क्या? तो इंस्टीट्यूट ने 12,70,000 का, अच्छा 12,70,000, 12,70,000 का। आप बच्चे लोग बोलेंगे सर 12,70,000 का 30% ले लो। नहीं, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एडजस्टेड ट्रेंड है तो एडजस्टेड परसेंटेज लिया हुआ है। आपको नहीं लगता अब तक जितना हमने पढ़ा उसके बहुत ही खिलाफ है ये? जितना अभी हमने अभी तक पढ़ा उसके बहुत ही खिलाफ है ये। हमारे को प्रीवियस ईयर का टर्नओवर भी प्रीवियस ईयर का लेना पड़ेगा, और वो भी विदाउट एडजस्टिंग ट्रेंड। अब ये जो 32% का एडजस्टेड ट्रेंड है, उससे अच्छा 2% तो आंसर में ऐड कर ले ना। 2% तो काय में ऐड कर ले? आंसर में, जो हमने किया है। जो क्या है हमने किया है, समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ या ना? बॉडी के अंदर गया क्या? देख, तो इससे ऐसा करने की वजह से इंस्टीट्यूट का प्रॉफिट आता है 4,06,400, और उसको जब वो परसेंटेज में निकालते हैं तो उन्होंने क्या किया, अगेन ट्रेंड एडजस्टेड प्रॉफिट। जब आपका प्रॉफिट ट्रेंड एडजस्टेड आया तो डिवाइडेड बाय ट्रेंड एडजस्टेड किया तो उनका 30.425 आया। हमारा आंसर 30.33% आया। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो ज़्यादा आंसर में डिफरेंस आएगा नहीं, बट आंसर में हल्का सा डिफरेंस आने वाला है। आंसर में हल्का सा डिफरेंस आने वाला है, ये समझा क्या? पक्का श्योर? बढ़ू आगे यहाँ से। तो हमारा आंसर, और देखो उन्होंने यही जीपी का फॉर्मूला गलत अलग लिया है, तो आपको क्या लगता है इनका ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स ड्यूरिंग 10 मंथ ये भी अलग आने वाला है ना? ये भी अलग, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड वाला भी अलग आने वाला है ना उनका। हम क्या लेने वाले हैं और वो क्या लेने वाला है वो अलग आएगा, क्योंकि परसेंटेज अलग आया हुआ है। तो कुछ नहीं, अब मैं मेरे आंसर पे आ जाता हूँ। अब मैं इंस्टीट्यूट के आंसर पे नहीं रहता हूँ, मैं मेरे आंसर पे स्ट्रिक्ट रहूँगा। चलेगा? चलेगा। अब यहाँ पे स्टेप नंबर
2 निकाल लिया, स्टेप नंबर 3 निकाल लो। स्टेप नंबर 3 में क्या रहेगा अभी बोलो, स्टेप नंबर 3 में। हाँ, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। कितना है बेटा इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, जवाब दो। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैसे निकालेंगे? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग में सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट, सबसे पहले क्या निकाल लोगे आप? एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकाल लोगे? एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है 1,80,000, एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है 1,80,000। उसके अलावा प्रोपोर्शन निकालते हैं हम एक्चुअल कॉस्ट इनटू एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर इनटू एडजस्टेड जीपी ना, डिवाइडेड बाय एनुअल टर्नओवर इनटू एडजस्टेड जीपी प्लस इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट कितना दिया हुआ है आपका? एक्चुअल कॉस्ट है 1,80,000। एनुअल टर्नओवर कितना है आपका बेटा? एनुअल टर्नओवर, डोंट यू थिंक एनुअल 12,70,000 है एनुअल टर्नओवर? 12,70,000 इंटू 30.33% डिवाइडेड बाय 12,70,000 इंटू 30.33% प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 20,000 थे नीचे दिए हुए हैं। हाँ सॉरी, अनइंश्योर्ड है 20,000। कर लो ये इक्वेशन को सॉल्व करो। 1,80,000 प्लस इंटू 12,70,000 इंटू 80. बेटा ऐसे क्वेश्चन में जब 33.33 आया हुआ है तो आपको नहीं लगता वो 33 कैलसी पे आखिरी तक लेना पड़ता है? मैंने आपको बचपन से पढ़ाया ना ये चीज़। तो एग्जैक्ट फिगर मिलती कभी भी। कितना आता है वो? 3,85,233 मिल रहा है। ठीक है, अगला है वही सेम फिगर प्लस 20,000 कर दो। कितना कर दो? प्लस 20,000। क्लियर है क्या? तो ये डिवाइडेड बाय 405,5,233 बराबर है। यहाँ तक जमता है? कोई दिक्कत है क्या? बढ़ जाओ आगे। समझाए तो थम्स अप दे दो। कितना आ रहा है ये? पक्का इतना कम नहीं आएगा? 116 राउंड ऑफ कर दो उसको, 116। क्लियर है क्या? ये हमारा आंसर है। इंस्टीट्यूट का आंसर कितना आया था? 1,71,142 अप्रॉक्स। इसने भी अप्रॉक्स 42 आया है उसका, और हमारा कितना आया हुआ है? 16। तो देखा जाए तो कितने का डिफरेंस है आपका? 26 रुपये का डिफरेंस है हमारे आंसर में और इंस्टीट्यूट के आंसर में। 26 रुपये का डिफरेंस है। विल दैट 26 रुपीज गोइंग टू मेक टू मच डिफरेंस? नो। ठीक है, सी। अगला क्या हो जाएगा हमारा? रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड। रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड। हाँ बोल रहे, बोल बोल। रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड इनटू एडजस्टेड जीपी। तो रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड कितना होगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडेड? वही मान लो, 8 लाख ही मान लो। क्या दिया हुआ नहीं है कितना है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। ले लो 8 लाख की, ले लो बेटा। कर तो 8 लाख का 10%। 8 लाख का कितना परसेंट है? 8 लाख का कितना परसेंट है? हाँ, 30.33%। कितना होता है 8 लाख का 30.33%? तो लोअर ऑफ अबव लेना है अपने को। क्या लेना है? लोअर ऑफ अबव। कितना है लोअर ऑफ अबव? 3 इज ये है ना
1,71,116. बॉडी में क्या है क्या, यस और नो? स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या है बेटा? स्टेप नंबर 4, लॉस ऑफ प्रॉफिट. लॉस ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू रिडक्शन इन टर्नओवर, यानी सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू रिडक्शन इन टर्नओवर, लाल कलर से लिखना था, अब जाने दो, मैं ब्लू से लिख दे कर देता हूँ. चल, क्या हो जाएगा फॉर्मूला बोल? रिडक्शन इन टर्नओवर इनटू एडजस्टेड जीपी रेट. रिडक्शन इन टर्नओवर स्टेप नंबर 1 से लाया. कितना है स्टेप नंबर 1 से? 2,60,000. लिख दे यहाँ पे 2,60,000 इंटू एडजस्टेड जीपी रेट इज 30.33%. आखिरी तक लेना, ठीक है? 2,60,000 इंटू 30.33%. कितना था ये? 78,867. उसमें क्या कर दोगे? सेकेंड पॉइंट, बी पॉइंट, ऐड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग. कितना बेटा इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग? 1,71,116. 1,71,116. क्लियर है यहाँ तक? अगला क्या हो जाएगा? सी पॉइंट, लेस सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस. इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. आपने एक चीज़ देखी कि सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस हमको कहीं भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ रहा. यहाँ कितना दिया हुआ है वो? 28,000. ये रहा 28,000 सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस. 28,000, इसको माइनस कर लो तो आंसर आ जाएगा. कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बेटा? 2,21,983 लिखूँ? सही. अलग अलग कंपनी का कैलकुलेटर वापरो तो अलग अलग आंसर्स आते हैं, ठीक है? $2,21,983 आंसर आ रहा है क्या? स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5, क्लेम. क्लेम निकालना है तो सबसे पहले इंश्योरेबल सम निकालना पड़ेगा. इंश्योरेबल सम कैसे निकालते हैं? एनुअल टर्नओवर इनटू एडजस्टेड जीपी. एनुअल टर्नओवर कितना होगा बेटा? एनुअल टर्नओवर 12,70,000. ये क्वेश्चन में एडजस्टेड वाला ले लेना, या यहाँ से भी उठा सकते हैं. देखो ये 12,70,000 इंटू 30.33% ना. 12,70,000 इंटू 30.33%. कितना आता है ये? 3 लाख बापा. 3,85,000 233 आएगा क्या? आखिरी तक 33 लो, इसलिए मैं बोलता हूँ आखिरी तक 33 लो. अगला क्या हो जाएगा? पॉलिसी वैल्यू. पॉलिसी वैल्यू कितना है बेटा? पॉलिसी वैल्यू पर में सबसे पहले लाइन में दिया हुआ था 4 लाख का है. 4 लाख का पॉलिसी वैल्यू है. सफिशिएंट कवर, देयरफॉर क्लेम इज इक्वल टू, सी यहाँ लिख दूँ, सफिशिएंट कवर देयरफॉर क्लेम इज इक्वल टू 3,85,233. जमता क्या? हाँ सॉरी, क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,21,983.
कौन कौन है जो कर पाए इसको, कौन कौन है जो कर पाए? अभी तो मैंने ही कर दिया रे। चलो छाप लो फटाफट, प्रॉब्लम नंबर 11 का आंसर है आपके सामने, जल्दी फास्ट। स्टेप 1 लिख लिया है, स्टेप 2 आप सबके सामने है, जल्दी। स्टेप 3 इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग आपके सामने है। स्टेप 4 लॉस ऑफ प्रॉफिट आपके सामने है। स्टेप 5 क्लेम का कैलकुलेशन आपके सामने है, डन। छाप लिया है इसको। हियर वी कैन से दैट इंश्योरेंस क्लेम गेट्स ओवर। इंश्योरेंस क्लेम नाम का जो टॉपिक है हमारा, यहाँ पे ये समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।